हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिन्मू ने अपने दोनों ग्रैंडपास के हाथ और पैर दोबारा जोड़ दिया था और दोनों ग्रैंडपास का इंपीरियल प्रिसेप्टर के साथ आमना सामना भी हुआ था। और चिन्मू ने डूटियन डेविल किंग के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था जिसमें डेविल किंग एंटर कर गया था। और चिन्मू ने हुलिंगर से कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस मैकेनिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ तक तो अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 50 कमेंट लाल वाला दिल भेजो। देखते हैं कौन कौन करता है। तो अब नॉवेल में आगे। फिर चिन्मू ने हुलिंगर को मैकेनिज्म कंट्रोल करना सिखाया। किम्म्यू ने डूटियन डेविल किंग के चेस्ट में एक कंट्रोल स्टेशन छोड़ा था। बस एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को हल्के से पुश करने पर कंट्रोल स्टेशन अपने आप बाहर निकल आता था। विंटर क्रिस्टल आयरन से बना ये गॉड स्टैचू मैकेनिज्म बेहद विशाल था, पूरे 9 गज ऊंचा। और इसे बनाने में चिन्मू ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था। सिर्फ विंटर क्रिस्टल आयरन पर ही उसे 10,000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स खर्च करने पड़े थे। गॉड स्टैचू मैकेनिज्म के पार्ट्स भी हजारों में थे, सिर्फ गियर्स ही 8 से 900 थे, जिससे पूरा मैकेनिज्म बेहद कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। भले ही डूटियन डेविल किंग हिलना न चाहे, फिर भी कंट्रोल स्टेशन के जरिए उसे कंट्रोल किया जा सकता था। और इस गॉड स्टैचू मैकेनिज्म के 8 हाथ और 4 चेहरे थे, दिखने में बेहद फियर्स, और इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी। ऑर्डिनरी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए विंटर क्रिस्टल आयरन की डिफेंस को तोड़ना मुश्किल था। गॉड स्टैचू मैकेनिज्म के हार्ट में एक टाइनी पिल फर्नेस था, जो काफी हद तक उस पिल फर्नेस जैसा था जिसे चिन्मू ने फैन युंगशियाओ के लिए बनाया था। लेकिन पहली बार चिन्मू ने पिल फर्नेस फैन युंगशियाओ के टूटे हुए जहाज पर बनाया था, तब उसका एक्सपीरियंस कम था। और इस बार का पिल फर्नेस पहले से कहीं ज्यादा छोटा और इंट्रिकेट था। जब हुलिंगर कंट्रोल स्टेशन में बैठती तो वो मेडिसिनल स्टोन्स को उस टाइनी पिल फर्नेस में डाल सकती थी और अपनी वाइटल क्यूआई से अंदर की फायर को कंट्रोल कर सकती थी। डूटियन डेविल किंग के बिना भी वो इस गॉड स्टैचू मैकेनिज्म को एक हेवी आर्मर्ड वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। अगर डूटियन डेविल किंग इस गॉड स्टैचू मैकेनिज्म को अपना शरीर मानकर बैटल में मदद करे तो वो जो पावर वो अनलीश कर सकता था वो मामूली नहीं होती। 6 डायरेक्शंस रेल्म के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स अब उसके मैच नहीं रहते, और 7 स्टार्स रेल्म के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भी ये नहीं कह सकते थे कि वो जरूर जीत जाएंगे। चिन्मू ने ये गॉड स्टैचू मैकेनिज्म बनाना ग्रैंडपा म्यूट, ग्रैंडपा डेफ और ग्रैंडपा ओल्ड माँ से सीखा था। उसने बस उन तीनों की सिखाई चीजों को जोड़ दिया था। और चिन्मू ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया था, उसकी असली क्रिएशन बस इतनी थी कि उसने सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। फिर भी ये गॉड स्टैचू मैकेनिज्म स्मिथिंग मास्टर्स, मैकेनिकल मास्टर्स और रून मास्टर्स के लेवल का था। चिन्मू ने बैटल का एक बिल्कुल अलग तरीका क्रिएट किया था। हुलिंगर एक्साइटमेंट से भर गई और उसने डूटियन डेविल किंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जो गॉड स्टैचू मैकेनिज्म के अंदर था वो तुरंत छोटे कंट्रोल स्टेशन में बैठ गई और ट्रायल रन के लिए गॉड स्टैचू मैकेनिज्म को कंट्रोल करने लगी। तभी चिन्मू ने तुरंत बिग ड्रैगन से कहा, उसके पीछे जाओ, इसे कोई ट्रबल क्रिएट मत करने देना। ड्रैगन किलिन ने आदेश मान लिया और स्क्वील करती हुई हुलिंगर के पीछे भागा। हुलिंगर गॉड स्टैचू के हाथों को इधर उधर घुमा रही थी। चिन्मू ने ड्रैगन किलिन की पीठ देखी और पाया कि उसका पेट लगभग जमीन को छू रहा था। ड्रैगन किलिन को देखकर किन्मू ने खुद से कहा, अब इस फेलो को डाइट पर जाने का समय आ गया है। किन्मू ने सिर हिलाया। पहले ये ड्रैगन किलिन इतना मजबूत नहीं था, फिर भी चाहे जितना भूखा रहे वो मैजेस्टिक लगता था। और जब माउंटेन गार्ड करता था तो कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब से वो चिन्मू के साथ रहने लगा था, उसने कभी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल मिस नहीं की और जेड ड्रैगन रिवर का पानी भरपूर पिया। नतीजा ये हुआ कि वो दिन ब दिन मोटा होता चला गया और उसका साइज काफी बढ़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्रैगन किलिन जल्दी ही एक विशाल मीट बॉल बन जाएगा, जिसका पेट ही जमीन तक पहुंचेगा। फिर वो अपने पंजे जमीन पर रखने की बात ही भूल सकता है। चिन्मू ने मन ही मन कहा, पहले पेट्रियार्क ने इसे कभी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स की पूरी बाल्टी नहीं दी होगी, वरना ये पहले ही गेंद जैसा मोटा हो चुका होता। वो अपने राशन के बारे में झूठ बोल रहा है, बेहतर है इसे आधी बाल्टी ही दी जाए। चिन्मू ने गहरी सांस ली और एक बार फिर ओवरलॉर्ड बॉडी एग्जीक्यूट किया और वो सैटर्न सॉवरेन के रूप में बदल गया। इंसानी सिर और सांप जैसा शरीर, उसके हाथ में स्क्रोल का एपरिशन बना और चिन्मू के पीछे धीरे धीरे एक गेट उभरने लगा। चिन्मू ने पीछे मुड़कर देखा और चिन्मू की सोल कांप उठी। अजीब आवाजें निकलने लगीं। ये यूडू की लैंग्वेज थी जो डूटियन डेविल किंग ने उसे सिखाई थी। डेविल किंग इसे गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन कहता था।
भले ही छिन्मू को ये ना पता हो कि इसका असली मतलब गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन ही है या नहीं, लेकिन उसने सेंटेंस गलत नहीं सीखा था। छिन्मू ने गेट पर लिखे हुए वर्ड्स बोले और गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर एंडलेस डार्कनेस की एक स्पेस दिखाई देने लगी। यह देखकर किन्मू एक पल के लिए हैरान रह गया और किन्मू ने गेट के चारों ओर घूमकर देखा और पाया कि वो अब भी अपने ही कोर्टयार्ड में खड़ा था। गेट बेहद पतला था, मानो उसकी कोई थिकनेस ही ना हो, और अपने करंट एंगल से देखने पर उसे बस एक पतली सी डार्कनेस की शीट वर्टिकल खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब किन्मू गेट के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसके सामने एंडलेस डार्कनेस फैल गई। यह देखकर चिन्मू ने मन में सोचा, क्या ये एक ऐसा गेट है जो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है? चिन्मू हैरान रह गया और उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और सावधानी से गेट के अंदर डाली, लेकिन उसे कुछ भी एबनॉर्मल महसूस नहीं हुआ। चिन्मू ने खुद से सोचा, क्या ये 5 एलिमेंट्स रेल्म का मार्वल है? क्या दूसरों के 5 एलिमेंट्स रेल्म में भी ऐसा गेट होता है? क्या किसी ने इसे खोलकर अंदर एंटर किया है? चिन्मू थोड़ा हेजिटेंट हो गया। गेट में एंटर करने के बाद उसे क्या मिलने वाला था? क्या इस डार्कनेस के अंदर लेजेंडरी यूडू मौजूद था? और अगर वो अंदर गया तो क्या वो जिंदा वापस आ भी पाएगा? इसी पल चिन्मू ने डार्कनेस की वर्ल्ड से आती हुई एक लाइट देखी। वहां एक इंसान और एक नाव थी। नाव के बो पर एक मध्यम लैंप लटका हुआ था जो गोस्टली लाइट दे रहा था। छोटी सी नाव उसकी तरफ तैरती हुई आ रही थी। बोट के बो पर टंगे लैंप की रोशनी में एक एल्डर पेपर ह्यूमंस और पेपर हॉर्सेस फोल्ड कर रहा था, फ्लिकरिंग लाइट के साथ। पूरा सीन बेहद ट्रैंक्विल लग रहा था। छिन्मू ने गेट के भीतर अपना सिर झांकाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि एल्डर ने लैंप उतारकर सीधे उस पर शाइन कर दिया, और जैसे ही छिन्मू पर वह लाइट पड़ी उसे महसूस हुआ कि उसकी सोल एक ही जगह फिक्स हो गई है और वह हिल भी नहीं पा रहा था। बोट पर बैठे एल्डर ने लैंप को फिर से बॉ पर टांग दिया। जब लाइट छिन्मू के शरीर से हट गई तो उसने राहत की सांस ली और अचानक छिन्मू के रोंगटे खड़े हो गए और छिन्मू ने नीचे देखा और पाया कि वो खुद नाव पर खड़ा है, ठीक उस बुजुर्ग एल्डर के पास में। छोटी नाव आराम से घूम रही थी। छिन्मू ने पीछे मुड़कर देखा और उसे दूर एक गेट से आती हुई लाइट दिखाई दी, और उस गेट के सामने वो खुद खड़ा था और अंदर की ओर देख रहा था। गेट के सामने खड़ा उसका शरीर पूरी तरह जड़ हो चुका था, हिल भी नहीं पा रहा था। अगर वह अब भी गेट के पास खड़ा है तो फिर यहाँ बोट पर खड़ा वह कौन है? चिन्मू ने चारों ओर देखा, लेकिन उसके आसपास सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस थी। बस लैंप की लाइट थी और उसी लाइट ने गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन का शेप बना रखा था। चिन्मू का दिल ठंडा पड़ गया। नाव पर पेपर ह्यूमंस और पेपर हॉर्सेस मोड़ने वाले उस बुजुर्ग एल्डर ने लैंप की रोशनी से उसकी सोल खींचकर नाव पर ले आया था। गेट के सामने खड़ा उसका शरीर अब सोल के बिना सिर्फ एक बॉडी था। छिन्मू ने उस बुजुर्ग एल्डर से कहा, जब मेरी मौत भी नहीं हुई तो तुमने मेरी सोल क्यों ले ली? बुजुर्ग एल्डर ने उसे इग्नोर किया और शांति से पेपर ह्यूमंस और पेपर हॉर्सेस फोल्ड करता रहा। चिन्मू ने पीछे देखा और पाया कि गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन उससे दूर होता जा रहा था। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। ड्यूटियन डेविल किंग ने सच में छिन्मू से कुछ बातें छुपाई थीं। ये गेट शायद गेट ऑफ अर्थ ओरिजिन नहीं था, वरना ये बुजुर्ग एल्डर चिन्मू की सोल नहीं छीनता। तभी छिन्मू ने नाव से छलांग लगा दी। चिन्मू अभी गेट से बहुत दूर नहीं गया था, शायद वो वापस अपने बॉडी तक पहुंच सकता था। लेकिन जैसे ही चिन्मू ने छलांग लगाई वो पानी में नहीं गिरा। जैसा उसने सोचा था, वहां नाव के चारों ओर सिर्फ डार्कनेस थी, एंडलेस बाउंडलेस डार्कनेस। वह एक डूबते हुए इंसान की तरह हो गया, हर तरफ हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कहीं भी फोर्स लगाने की जगह नहीं थी। वो बस खुद को नीचे डूबते हुए देख सकता था और गहरी और ज्यादा काली डार्कनेस में गिरता जा रहा था। छिन्मू ने ऊपर देखा। डार्कनेस में वो छोटी नाव उससे दूर और दूर जाती जा रही थी। नाव के बो पर लगी लाइट भी छोटी और डिम होती जा रही थी। धीरे धीरे वो लाइट इतनी छोटी हो गई कि दिखाई देना बंद हो गई। तभी चिन्मू ने गुस्से और डर में खुद से कहा, ड्यूटियन डेविल किंग, वो कमीना, उसने सच में मुझे ट्रिक कर दिया। चिन्मू को लगा जैसे वो एंडलेस डार्कनेस के नाइटमेयर में गिर गया हो। उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। स्ट्रगल करने या खुद को बचाने का भी कोई तरीका नहीं था। ये ऐसी डार्कनेस थी जो इंसान से सारी होप छीन ले और उसे डिस्पेयर में डुबा दे। इस बीच वो नाव जो छिन्मू की सोल को ले जा रही थी बहुत दूर निकल चुकी थी। तभी अचानक छिन्मू ने अपनी सोल की पूरी ताकत लगाकर उसने यूडू की लैंग्वेज में चिल्लाया, जो उसे ड्यूटियन डेविल किंग ने सिखाई थी। छिन्मू की आवाज क्रिप्टिक, गहरी और बोलना लगभग इम्पॉसिबल था,
क्योंकि ये सिर्फ सोल ही बोल सकती थी। जैसे ही चिन्मू ने वो सेंटेंस पूरा बोला, बाउंडलेस डार्कनेस से एक वैसी ही एंशंट और क्रिप्टिक आवाज आई। वो आवाज भी यूडू के वर्ड्स बोल रही थी, लेकिन वो चांटिंग जैसी लग रही थी, जैसे कोई एंशंट फॉरबेयर किसी महान और डिग्निफाइड गॉड को लाइफ और फ्रेश ब्लड सैक्रिफाइस कर रहा हो। चिन्मू को तुरंत महसूस हुआ कि उसका शरीर ऊपर उठ रहा है और उसकी स्पीड तेज होती जा रही थी, और फिर वो एक फ्लैश ऑफ लाइट में बदल गया और वो शूटिंग लाइट सीटी बजाती हुई डार्कनेस से बाहर निकली और गेट के सामने खड़े चिन्मू के बॉडी में जा घुसी। तभी बॉडी जोर से कांप उठा और चिन्मू ने हांफते हुए सांस ली। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, जैसे अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। इसी बीच गेट के पीछे वही नाव फिर से धीरे धीरे तैर कर आई। नाव पर बैठा बुजुर्ग एल्डर उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसने लैंप की रोशनी उस पर नहीं डाली। चिन्मू गेट के सामने खड़ा रहा। वो कभी भी सैटर्न सॉवरेन का फॉर्म खत्म करके गेट को गायब करने के लिए तैयार था, मगर तभी चिन्मू ने उस बुजुर्ग एल्डर को कहा, दाओ ब्रदर, तुम्हारे उस सेंटेंस का क्या मतलब है? यह भी उस बुजुर्ग एल्डर की नजर चिन्मू के बॉडी पर पड़ी और छोटी नाव मुड़कर फिर से डार्कनेस की तरफ चल पड़ी। और बुजुर्ग एल्डर ने चिन्मू से कहा, अर्थ इज द ग्रेट ऑरिजिन। अर्थ ही महान ऑरिजिन है। सारी चीजें उसी से जन्म लेती हैं और हेवन के इन्फ्लुएंस को फॉलो करती हैं। बुजुर्ग ने कहा, अर्थ अपनी विशालता में सब चीजों को संभालती और समेटे रहती है। उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड पावर के बराबर है। उसकी समझ बहुत व्यापक है। उसकी ब्राइटनेस महान है और उसके अंदर मौजूद सारी चीजें पूरा डेवलपमेंट पाती हैं। बुजुर्ग ने फिर कहा, मेयर एक अर्थली क्रीचर है। उसकी ताकत धरती पर चलने में लिमिटलेस है। वो जेंटल और ओबीडियंट है, यूजफुल और फर्म है। यही एक सुपीरियर मैन का पाथ है। अगर वो खुद से इनिशिएटिव लेता है तो भटक जाता है, अगर फॉलो करता है तो सही पाथ पर रहता है। बुजुर्ग एल्डर ने फिर कहा, जो सेंटेंस तुमने बोला वह कुछ और नहीं बल्कि अर्थ इज द ग्रेट ऑरिजिन ही था। अगर तुमने इसे पहले कहा होता तो मैं तुम्हारी सोल नहीं लेता। वो नाव धीरे धीरे दूर जाती गई और फिर गायब हो गई, और बुजुर्ग एल्डर की आवाज बहुत दूर से आती हुई धीमी पड़ने लगी। बुजुर्ग एल्डर ने चिन्मू से कहा, ये गेट यूडू का गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस है। ये अर्थ ऑरिजिन हेवन इन्फ्लुएंस है। गोस्ट्स इसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम एंटर कर सको। चिन्मू ने गुस्से से कहा, ड्यूटियन डेविल किंग सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन फिर चिन्मू हंस पड़ा और चिन्मू ने कहा, अच्छा हुआ मेरी जान नहीं गई। अब मैं धीरे धीरे उससे डील करूंगा। मेरी सोल में जैसे थोड़ा चेंज आ गया है। फिर चिन्मू को महसूस हुआ कि यूडू की इस जर्नी के बाद उसकी सोल काफी स्ट्रांग हो गई है। चिन्मू चौंक गया। जब उसने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को एग्जीक्यूट किया तो उसे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस से एक इनडिस्क्राइबेबल पावर आती हुई महसूस हुई, जो उसकी सोल को नरिश कर रही थी। वो हैरान रह गया। भले ही ड्यूटियन डेविल किंग ने उससे झूठ बोला था, लेकिन उसकी हर बात झूठ नहीं थी। ड्यूटियन डेविल किंग सही था। इस गेट पर लिखे वर्ड्स को जानना और गेट को खोलना सच में उसकी कल्टीवेशन को बिना किसी शॉर्टकमिंग के बना सकता था, जिससे वह इस रेल्म में इंपीरियल प्रिसेप्टर से भी ग्रेटर बन सकता था। चिन्मू के 5 एलिमेंट्स रेल्म का सैटर्न सॉवरेन फॉर्म उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही उसकी सोल कल्टीवेशन की की था। काफी समय बाद चिन्मू ने महसूस किया कि उसकी सोल और ज्यादा स्टेबल होती जा रही है, और जब चिन्मू ने अपने हाथ में पकड़े स्क्रोल को देखा तो उस पर लिखे वर्ड्स और क्लियर हो गए, और उनमें जो अजीब अजीब लेटर्स थे, जो बर्ड्स, बीस्ट्स, फिश, सन और मून के शेप्स जैसे दिखते थे। भले ही वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन चिन्मू की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे वह उनका मीनिंग जानता हो। स्क्रोल पर लिखे वर्ड्स का मार्वल अपने आप उसकी नॉलेज का हिस्सा बन गया। स्क्रोल पर ज्यादा वर्ड्स नहीं थे और चिन्मू ने एक नजर में पूरी राइटिंग देख ली। उसी पल उसकी माइंड में सोल कल्टीवेशन से जुड़ी कई तरह की लॉजिक और नॉलेज अपने आप उभरने लगी। ड्यूटियन डेविल किंग ने उसे बताया था कि स्क्रोल पर यूडू के स्पेल्स हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि वो बस उसे ल्योर करने के लिए एक और झूठ था। चिन्मू ने मन ही मन सोचा और चिन्मू ने खुद से कहा, कम से कम मेरी 10 बातों में से एक सच होती है, और ड्यूटियन डेविल किंग की 100 बातों में से सिर्फ एक ही सच होती है। उसने मुझे जो कुछ भी बताया उनमें सिर्फ यूडू की लैंग्वेज ही सच थी, बाकी सब झूठ था। चिन्मू ने स्क्रोल को डिटेल में स्टडी किया, और अगर वो वहां लिखे वर्ड्स के पूरे मावल को समझ ले तो वो सच में सोल से जुड़े कुछ स्पेल्स कंप्रीहेंड कर सकता था। लेकिन इस स्क्रॉल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज सोल को स्ट्रॉन्ग करना था। सोल स्पेल तो बस सेकेंडरी थे। चिन्मू ने स्क्रॉल के वर्ड्स मेमोराइज कर लिए और उसे बंद करके मेडिटेट करने लगा।
वो उन राइटिंग्स के मार्वल को समझने की कोशिश करने लगा ताकि वो एक काइंड का सोल स्पेल कंप्रीहेंड कर सके। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में सोल से जुड़े स्पेल्स थे और बारबेरियन डी एम्पायर में भी ऐसे स्पेल्स थे। ओल्ड माँ ने जो थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक्स उसे सिखाया था और डेविल रेस का ग्रेट फ्रीडम मुद्रा भी सोल पर टारगेट करने वाले स्पेल्स थे। 9 स्पेक्टर्स सेक्ट का सोल गाइड तो और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन आर्ट था, और अगर चिनम्यू इन वर्ड्स के रून्स को कंपेयर कर सके तो वो अपनी पावर को और बढ़ा सकता था। चिन्मू ने लंबे समय तक सोचा, फिर धीरे धीरे अपने कोर्टयार्ड में चलने लगा। उसके हर एक्शन और हर स्टेप में वह यूडू के वर्ड्स को सनशाइन रिफाइनिंग यंग सोल इन द स्काई मूव में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। ये थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक्स का एक मूव था जो रूलाइज महायाना सूत्रा की सबसे पावरफुल बैटल टेक्निक्स में से एक था। इसकी पावर बहुत फियर्स और स्ट्रांग थी क्योंकि पिछले जनरेशंस के रूलाई ने इसे एक्सट्रीम लेवल तक इम्प्रूव किया था, जहां तक कि इसे और इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल हो गया था। फिर भी अब चिन्मू इस मूव को इम्प्रूव कर रहा था। उसने कभी रूलाइज महायाना सूत्रा को कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन जब से ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक के साथ फ्यूज हुआ और सभी स्किल्स एक हो गईं, तब से थंडर क्लैप 8 स्ट्राइक्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी और वह उन लोगों से कम नहीं थी जो रूलेज महायाना सूत्रा को कल्टीवेट करते थे। वह एक मूव के बाद दूसरा मूव प्रैक्टिस करता रहा, एक पंच के बाद दूसरा पंच मारता रहा, फिस्ट को हार्ट मुद्रा बनाकर और हार्ट मुद्रा को सन बनाकर। उसके हर पंच से रोलिंग थंडर जैसी आवाज निकलती और ब्लेजिंग सन जैसी इंटेंसिटी महसूस होती। जैसे जैसे यांग सोल रिफाइन हो रहा था, पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। सनशाइन रिफाइनिंग यांग सोल इन द स्काई मूव का कॉर्पोरियल बॉडी पर ज्यादा असर नहीं था। भले ही वो पावरफुल दिखता हो, लेकिन असल में वो सोल को टारगेट करता था। चिन्मू इस मूव को बार बार प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे उसके फिस्ट मुद्रा से एक हल्की फायर निकलने लगी। ये फ्लेम ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं थी, ये कार्मा फायर थी जो सोल को जलाती है। और अब चिन्मू के हर पंच के साथ कार्मा फायर निकलने लगी और धीरे धीरे वो फायर और इंटेंस होती गई। उसके फिस्ट के आसपास की जगह एक ब्लेजिंग स्कारलेट रेड सन जैसी बन गई। जितना वो पंच करता गया, उतना ही उसे इसकी आदत पड़ती गई और अब चिन्मू खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हाउलिंग करने लगा। तभी अचानक आसमान में एक विशाल सन एक्सप्लोड हुआ और फ्लेम्स चारों तरफ फैल गईं और पूरा कोर्टयार्ड कार्मा फायर से भर गया और फ्लेम्स चारों तरफ फैल गईं और पूरा कोर्टयार्ड कार्मा फायर से भर गया। चिन्मू ने अपनी स्टैंस वापस खींची और हल्की सांस छोड़ी। तभी उसका दिल हल्का सा डगमगाया और चिन्मू ने दरवाजा खोला और देखा कि सोर्ड हॉल मास्टर तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा है। तभी चिन्मू ने उसे अंदर बुलाया और सोर्ड हॉल मास्टर से कहा, सोर्ड हॉल, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? तभी सोर्ड हॉल मास्टर ने धीमी आवाज में चिन्मू से कहा, हेवनली किंग लू घायल हो गया है। वो अभी मेरे प्लेस पर है और कल्ट मास्टर से मिलना चाहता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 50 कमेंट लाल वाला दिल भेजो। देखते हैं कौन कौन करता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।